प्रिय विद्यार्थियों, मैं मधु दरगढ़, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भिलवाड़ा में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको कैम्ब्रिज के मुद्रा परिमाण सिद्धांत का भाग 2 के बारे में जानकारी दूंगी। इससे पहले वाली कक्षा में मैंने आप लोगों को कैम्ब्रिज के मुद्रा परिमाण सिद्धांत के बारे में बताया था। आज हम लेंगे कैम्ब्रिज सिद्धांत की आलोचनाएं। पहली आलोचना है, किसी भी समय विशेष पर अर्थव्यवस्था में होने वाली मुद्रा की मांग को मापना बहुत कठिन है। तो कैम्ब्रिज सिद्धांत की आलोचना करते हुए ये कहा जाता है कि किसी समय विशेष पर अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मांग को मापना बहुत ही मुश्किल कार्य है कि व्यक्ति मुद्रा की मांग कितनी करेगा। इसके बाद दूसरा है, समाज की वास्तविक आय को मापना भी कठिन है। तो समाज में जो वास्तविक आय जो वस्तुओं और सेवाओं के रूप में हमें प्राप्त होती है, उनको मापना भी बहुत ही मुश्किल कार्य है, क्योंकि विभिन्न वस्तुओं के मापदंड की इकाइयाँ अलग अलग है। जैसे कपड़े का उत्पादन मीटर में होता है, बिजली का उत्पादन किलोवाट आवर में होता है, दूध का उत्पादन लीटर में होता है, गेहूं का उत्पादन क्विंटल में होता है। तो विभिन्न वस्तुओं के मापदंड की इकाइयाँ अलग अलग है, उनको एकीकृत करके वास्तविक आय के रूप में मापना बहुत ही मुश्किल कार्य है। इसके बाद तीसरी आलोचना है, निक्षेपों अर्थात डिपॉजिट्स की श्रेणी में विभिन्नता। बैंकों में जमा कई प्रकार की होती है, जैसे बचत जमा, चालू जमा, दीर्घकालीन जमा। तो इस सूत्र में इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया है कि नकद राशि में बैंकों की कौन सी जमाओं को सम्मिलित किया गया है। तो इस तरह से इसमें निक्षेपों की श्रेणी में विभिन्नता के बारे में स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इसके बाद चौथा है, ऋण निक्षेपों की उपेक्षा। बैंकों में जमाएं 2 प्रकार की होती है, एक है नकद जमा अर्थात कैश डिपॉजिट, और दूसरी होती है ऋण जमा। तो बैंकों द्वारा दिए गए ऋण उसी बैंक में ऋणी के खाते में जमा दर्शाए जाते हैं। इन ऋण निक्षेपों या ऋण जमा को भुला दिया गया है, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद 5वीं आलोचना है, मांग पक्ष पर अधिक बल। तो कैम्ब्रिज समीकरण में मुद्रा की मांग पक्ष पर अधिक बल दिया गया है, मुद्रा के पूर्ति पक्ष पर अधिक बल नहीं दिया है। इसके अतिरिक्त उत्पादन की मात्रा, विदेशी व्यापार, इसको भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद 6ठी आलोचना है, अपूर्ण सिद्धांत। क्योंकि यह सिद्धांत उपभोग मूल्य स्तर पर ही ध्यान देता है, सामान्य मूल्य स्तर को इसमें शामिल नहीं किया गया है, अतः यह सिद्धांत अपूर्ण है। 7वां पॉइंट है, विस्तृत जटिलताओं को समझने में अनुपयुक्त। तो कैम्ब्रिज का जो समीकरण है यह विस्तृत जटिलताओं को समझने में अनुपयुक्त है, अर्थात इसमें गतिशील कीमत आचरण को शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद 8वां है, सट्टा उद्देश्य की उपेक्षा। सट्टे का मतलब ये है कि किसी वस्तु को कम कीमत पर खरीदकर अधिक कीमत पर बेचने का कार्य अर्थशास्त्र में सट्टा कहलाता है। तो इसमें सट्टा उद्देश्य के लिए जो मुद्रा नकद रूप में रखी जाती है उसकी उपेक्षा की गई है। तो ये है कैम्ब्रिज समीकरण की आलोचनाएं। तो अब तक हमने 2 विचारधाराएं देखी, एक है फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत और दूसरा था कैम्ब्रिज का मुद्रा परिमाण सिद्धांत। तो फिशर और कैम्ब्रिज विचारधारा की तुलना अब हम लेंगे, और इस पर परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि फिशर और कैम्ब्रिज विचारधारा में क्या अंतर है, इन दोनों में कौन सी श्रेष्ठ है और क्यों। तो जो फिशर है, इसने जो समीकरण दिया था वो था P = mv + m'(v')/T। तो हम यहाँ सुविधा के लिए बैंकों में जो जमा राशि है m'(v') उसको शामिल नहीं कर रहे हैं, अर्थात साख मुद्रा m' और साख मुद्रा का चलन वेग v' को इसमें नहीं लिया है। तो सरल रूप में फिशर का समीकरण हो जाता है P = mv/T। और इसी तरह से कैम्ब्रिज समीकरण सामान्य मूल्य स्तर के रूप में है P = m/Kr। तो ये जो समीकरण फिशर और कैम्ब्रिज के द्वारा दिया गया है इसमें कुछ समानताएं हैं, और वे समानताएं इस प्रकार से है। पहली समानता है कि फिशर ने mv का उपयोग किया है और कैम्ब्रिज समीकरण में इसे m के रूप में बताया गया है, अर्थात लगभग समान बीजीय चिन्हों का उपयोग किया गया है। तो फिशर
MV लेते हैं और कैम्ब्रिज मुद्रा की मात्रा को M के रूप में बताते हैं। फिशर के समीकरण में T है अर्थात टोटल ट्रांजैक्शन या कुल व्यापारिक सौदे, और कैम्ब्रिज समीकरण में है KR वह राशि जो वस्तुओं के क्रय के लिए नकद चाहिए। तो इन दोनों में लगभग एक जैसे समान बीजों चिन्हों का उपयोग किया गया है। इसके बाद दूसरा है बीजगणितीय समीकरणों का प्रयोग। तो दोनों के ही द्वारा अर्थात फिशर और कैम्ब्रिज दोनों के द्वारा बीजगणितीय समीकरणों का प्रयोग किया गया है। तीसरी समानता यह है कि मुद्रा की मात्रा को मूल्य निर्धारण का घटक माना गया है। तो फिशर और कैम्ब्रिज दोनों ने मुद्रा की मात्रा को मूल्य निर्धारण का घटक माना है। और चौथा है साख मुद्रा व बैंक जमा को मुद्रा की पूर्ति में शामिल। तो फिशर और कैम्ब्रिज दोनों ही साख मुद्रा और बैंक जमा को मुद्रा की पूर्ति में शामिल करते हैं। तो ये दोनों सिद्धांतों में समानताएं हम देखते हैं। अब हम लेंगे अंतर। तो फिशर और कैम्ब्रिज समीकरण में क्या अंतर है, इसके लिए हमने ये चार्ट बनाया है। इसमें एक तरफ फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत है और दूसरी तरफ कैम्ब्रिज का मुद्रा परिमाण सिद्धांत है। तो पहला अंतर यह है कि फिशर नकद आदान प्रदान दृष्टिकोण को अपनाता है, जबकि कैम्ब्रिज समीकरण में नकद कोष दृष्टिकोण को अपनाया गया है। तो कई बार परीक्षा में ये पूछा जाता है कि नकद आदान प्रदान दृष्टिकोण और नकद कोष दृष्टिकोण में क्या अंतर है। तो फिशर के द्वारा दिया गया नकद आदान प्रदान दृष्टिकोण है, जबकि कैम्ब्रिज के द्वारा नकद कोष दृष्टिकोण दिया गया है। फिशर के समीकरण में मुद्रा के विनिमय के माध्यम कार्य पर बल दिया गया है, जबकि कैम्ब्रिज समीकरण में मुद्रा के संचयन कार्य पर अधिक बल दिया गया है। इसके बाद तीसरा अंतर है, फिशर के अनुसार मूल्य स्तर में परिवर्तन मुद्रा की पूर्ति से होता है, जबकि कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों के अनुसार मूल्य स्तर में परिवर्तन मुद्रा की मांग से होता है। तो इस तरह से फिशर ने मुद्रा की पूर्ति पर अधिक बल दिया है और ये बताया कि मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन के कारण मूल्य स्तर में परिवर्तन होता है, जबकि कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री मुद्रा की मांग पर अधिक बल देते हैं और ये कहा कि मुद्रा की मांग में परिवर्तन के कारण मूल्य स्तर में परिवर्तन आता है। इसके बाद चौथा पॉइंट है, फिशर के अनुसार मुद्रा की पूर्ति अस्थिर तथा मांग स्थिर रहती है, जबकि कैम्ब्रिज समीकरण के अनुसार मुद्रा की पूर्ति स्थिर रहती है, जबकि मुद्रा की मांग में परिवर्तन होता है। तो इस तरह से फिशर के समीकरण में मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन होता है और मुद्रा की मांग स्थिर रहती है, जबकि कैम्ब्रिज समीकरण में मुद्रा की पूर्ति स्थिर रहती है और मुद्रा की मांग में परिवर्तन होता है। इसके बाद पांचवा बिंदु है, फिशर के अनुसार यह दीर्घकालीन सिद्धांत है और समयावधि से संबंधित है। अर्थात फिशर का जो सिद्धांत है ये टाइम पीरियड अर्थात समय की एक अवधि से संबंध रखता है और दीर्घकालीन सिद्धांत है, जबकि कैम्ब्रिज समीकरण अल्पकालीन सिद्धांत है और समय बिंदु से इसका संबंध होता है, अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम से ये संबंध रखता है। इसके बाद छठा है, मुद्रा की उस मात्रा पर आधारित है जो आदान प्रदान में काम आती है। तो फिशर ने ये कहा कि मुद्रा की वह मात्रा जो लेन देन में काम आती है उससे इसका संबंध है, जबकि कैम्ब्रिज समीकरण के अनुसार छठा पॉइंट है, मुद्रा की उस मात्रा पर आधारित है जो नकद कोष के रूप में संचित की जाती है, अर्थात मुद्रा के संचय कार्य पर अधिक बल दिया गया है। इसके बाद सातवां पॉइंट है, फिशर के अनुसार मुद्रा के चलन वेग पर बल। तो वो फिशर ने मुद्रा की चलन गति या चलन वेग पर बल दिया है, जबकि कैम्ब्रिज के अनुसार मुद्रा के संचित कोषों की निष्क्रियता पर बल दिया गया है। इसके बाद आठवां पॉइंट है, फिशर के अनुसार उत्पादन एवं उपभोग की वस्तुओं को शामिल किया गया है, अर्थात फिशर अपने समीकरण में सभी प्रकार की वस्तुओं को शामिल करते हैं, चाहे वे उत्पादन से संबंध रखती हो या उपभोग से, और इसीलिए फिशर का जो समीकरण है
यह सामान्य कीमत स्तर को बताता है। तो फिशर के समीकरण में जो P है ये सामान्य कीमत स्तर को बताता है, क्योंकि इसमें उत्पादन एवं उपभोग की वस्तुओं को शामिल किया गया है, जबकि कैम्ब्रिज समीकरण में केवल उपभोग की वस्तुओं को ही महत्व दिया गया है। अतः कैम्ब्रिज समीकरण में जो P अर्थात सामान्य कीमत स्तर है यह केवल उपभोग वस्तुओं का कीमत स्तर होता है। इसके बाद 10वां पॉइंट है, फिशर का समीकरण अव्यावहारिक एवं सैद्धांतिक है। तो फिशर का समीकरण इसलिए अव्यावहारिक है क्योंकि ये दीर्घकाल से संबंध रखता है और इसमें जो तत्व लिए गए हैं ये सैद्धांतिक महत्व के हैं, क्योंकि ये संस्थागत तत्व हैं, जैसे M, V, M डैश, V डैश, T। तो ये सारा संस्थागत तत्व है और ये सैद्धांतिक महत्व रखता है। जबकि कैम्ब्रिज समीकरण व्यावहारिकता व वास्तविकता के निकट है, क्योंकि कैम्ब्रिज समीकरण अल्पकाल से संबंध रखता है, अतः यह व्यावहारिक है और वास्तविक भी है, क्योंकि इसमें इस बात पर ध्यान दिया गया है कि व्यक्ति अपनी आय का कितना हिस्सा अपने पास में नकद या तरल रूप में रखता है या नकद संचय करके रखता है। इसके बाद 11वां पॉइंट है, फिशर के अनुसार P क्रय विक्रय के बाद का चित्र प्रस्तुत करता है, जबकि कैम्ब्रिज समीकरण के अनुसार P अर्थात जो सामान्य कीमत स्तर है ये क्रय विक्रय के पूर्व का चित्र प्रस्तुत करता है। अतः पहले ही बता देता है कि हमें कोई चीज़ खरीदने से लाभ है या हानि है, तो इसलिए कैम्ब्रिज समीकरण अधिक फायदेमंद होता है। तो ये है फिशर और कैम्ब्रिज समीकरण में अंतर। इसके बाद हम लेंगे कैम्ब्रिज विचारधारा की फिशर सिद्धांत पर श्रेष्ठता। इस पर कई बार प्रश्न भी आया हुआ है कि आप किस आधार पर कह सकते हैं कि कैम्ब्रिज विचारधारा फिशर सिद्धांत पर अधिक श्रेष्ठ है। तो पहला है यथार्थवादी। तो कैम्ब्रिज समीकरण अधिक यथार्थवादी है क्योंकि इसमें K पर अधिक बल दिया गया है कि व्यक्ति अपनी आय का कितना भाग अपने पास में नकद संचय करके रखता है, जबकि फिशर ने अपने समीकरण में मुद्रा की चलन गति अर्थात V को अधिक महत्व दिया है। तो कैम्ब्रिज समीकरण में K पर अधिक बल देना V की अपेक्षा बेहतर है, अतः कैम्ब्रिज समीकरण ज़्यादा यथार्थवादी है, ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद दूसरा है मनोवैज्ञानिक तत्वों पर बल। तो कैम्ब्रिज विचारधारा में मनोवैज्ञानिक तत्वों पर बल दिया गया है कि व्यक्ति अपने पास जो नकद रखता है उसमें परिवर्तन होने से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मांग में परिवर्तन आ जाते हैं। इसके बाद तीसरा है अल्पकालीन होने से व्यावहारिक। तो कैम्ब्रिज विचारधारा अल्पकाल से संबंध रखती है और अल्पकालिक होने की वजह से ये ज़्यादा व्यावहारिक है। इसके बाद चौथा है तरलता पसंदगी। तो कैम्ब्रिज विचारधारा में तरलता पसंदगी पर अधिक बल दिया गया है कि व्यक्ति कितना भाग अपने पास नकद या तरल रूप में रखते हैं और इसकी वजह से आय, रोजगार व मौद्रिक नीतियों को विकसित करने में सहायता मिली है। इसके बाद पांचवा है कारण और परिणाम की स्पष्ट व्याख्या। तो कैम्ब्रिज विचारधारा में कीमतों में परिवर्तन के संबंध में कारण और परिणाम की स्पष्ट व्याख्या की गई है कि लोगों की तरलता पसंदगी में परिवर्तन की वजह से कीमत स्तर में परिवर्तन आते हैं। इसके बाद छठा है मूल्य निर्धारण के सामान्य सिद्धांत के अधिक निकट। तो जो कैम्ब्रिज समीकरण है यह मूल्य निर्धारण के सामान्य सिद्धांत के अधिक निकट है, क्योंकि इसमें मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति दोनों पर ही बल दिया गया है। अतः जो कैम्ब्रिज विचारधारा है ये अधिक उचित है क्योंकि इसमें मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति दोनों को एक साथ शामिल किया गया है। इसके बाद सातवां है व्यापार चक्रों का स्पष्टीकरण। तो कैम्ब्रिज की विचारधारा में व्यापार चक्रों का स्पष्टीकरण भी किया गया है। जैसे मंदी की स्थिति में तरलता पसंदगी अधिक हो जाती है, तरलता पसंदगी अधिक होने से मुद्रा की मांग बढ़ेगी, इससे मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा और कीमत स्तर में कमी आ जाएगी। जबकि मुद्रास्फीति के समय तरलता पसंदगी कम हो जाती है, मुद्रा की मांग घटती है, मुद्रा का मूल्य घटेगा और इससे मूल्य स्तर में वृद्धि होती है। तो इस तरह से कैम्ब्रिज समीकरण में व्यापार चक्रों का स्पष्टीकरण किया गया है। इसके बाद आठवां है अधिक उपयोगी।
पी क्रय विक्रय से पहले का चित्र प्रस्तुत करता है, अतः यह ज़्यादा उपयोगी है क्योंकि व्यक्ति खरीदने से पहले ही यह मालूम कर लेता है कि उसे लाभ होगा या हानि, अतः कैम्ब्रिज समीकरण अधिक उपयोगी है। इसके बाद नवा पॉइंट है, यह कीन्स के रोजगार सिद्धांत का आधार है। तो जो कैम्ब्रिज समीकरण है यह कीन्स के रोजगार सिद्धांत का आधार है, क्योंकि कीन्स ने भी तरलता पसंदगी की बातें कही थी और कैम्ब्रिज समीकरण में भी ये कहा गया है कि व्यक्ति अपनी आय का एक हिस्सा अपने पास में संचित करके रखता है ताकि वह अपने दैनिक खर्चों का भुगतान कर सके, और इसलिए कैम्ब्रिज समीकरण फिशर की अपेक्षा श्रेष्ठ है। और अंतिम है सरल। तो जो कैम्ब्रिज समीकरण है ये ज़्यादा आसान है, क्योंकि यह ज्ञात करना ज़्यादा सही है कि व्यक्ति अपनी आय का कितना भाग अपने पास में संचित करके रखना चाहता है या बस कितना संचय कर रहा है, इसको ज्ञात करना ज़्यादा आसान है। जबकि फिशर के समीकरण में मुद्रा के चलन वेग को शामिल किया गया है, साख मुद्रा के चलन वेग को शामिल किया गया है, साख मुद्रा की मात्रा को शामिल किया गया है, टोटल ट्रांजैक्शन अर्थात कुल व्यापारिक सौदों को शामिल किया गया है, और इन सब को ज्ञात करना, इनकी गणना करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। अतः कैम्ब्रिज समीकरण फिशर के समीकरण की अपेक्षा ज़्यादा सरल है। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत की तुलना में कैम्ब्रिज का मुद्रा परिमाण सिद्धांत अधिक श्रेष्ठ है।